हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉलीवुड हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है फेसलिफ्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्जीनिया नाम की एक ओल्ड लेडी के साथ, जो अपने बढ़ती उम्र को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। अपने रिंकल्स को कम करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। उसके दिन की शुरुआत होती है अपने टॉयलेट से स्किन वॉश करने के बाद। उसके बाद पूरा दिन अजीबोगरीब जूसेस पीना, फेस मास्क अप्लाई करना, ये सब तो चलता ही रहता है। जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सब ट्राई करती है, पता नहीं क्या काम आ जाए। उसके बेटी फे ने उसे कई बार मना किया है ये सब करने से। वो समझ नहीं पाती वर्जीनिया अपने एजिंग प्रोसेस को ग्रेसफुल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। ये तो नेचुरल है। लेकिन वो उनके दिल की बात बहुत अच्छे से समझ पाती है। उसे पता है वर्जीनिया अपने नेबर बर्नी को पसंद करती है, काफी सीरियस है उन्हें लेकर। घंटों तक अपने खिड़की पे खड़े उसे देखती रहती है, लेकिन सामने जाकर उससे दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं होती उसमें। तो फे उन्हें एनकरेज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है उनसे। फर्स्टली, वो बताती है कि बर्नी की बहुत जल्द डिवोर्स होने वाली है, एंड सेकेंडली, वो हर फ्राइडे कुछ घंटे एक लोकल वाइन शॉप में बिताता है। अब वर्जीनिया के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। वो उसी फ्राइडे बहुत सज धज के अपनी उम्र को जितना हो सके मेकअप के पीछे छुपा के उस वाइन शॉप में जाकर बर्नी का इंतजार करने लगती है। टेंशन में वो बहुत ही ज्यादा स्वेट कर रही थी, उतनी बार उसे रिटच भी करना पड़ रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन बर्नी को आने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग जाता है, एंड फाइनली जब वो आता है तो साथ अपने गर्लफ्रेंड केसी को भी लेकर आता है। उन दोनों को देखकर बेचारी वर्जीनिया का तो दिल ही टूट चुका था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस केसी को तो वो जानती है, दोनों कभी क्लासमेट हुआ करते थे, तब लगता है उसे असली झटका। क्योंकि केसी दिखने में उससे एटलीस्ट 20 साल छोटी लग रही थी। वर्जीनिया और खुद को होल्ड नहीं कर पाती। वो उससे पूछ ही लेती है उसका राज क्या है। केसी बताती है कि वो बस एक ही शर्त पर सच बता सकती है, अगर वो उसे प्रॉमिस करे कि वो बर्नी का पीछा छोड़ देगी। ऑनेस्टली, वर्जीनिया को काफी शर्म आ रही थी और उसे ये भी रियलाइज हो चुका था कि बर्नी उसका कभी नहीं हो सकता। तो वो राजी हो जाती है और बदले में केसी उसे एक डॉक्टर का कार्ड देती है जिससे उसने खुद स्किन ट्रीटमेंट करवाई थी। अब इसके बाद वर्जीनिया एक और पल भी जाया नहीं करती। अगले दिन ही उस डॉक्टर से मिलने चली जाती है और उसके बातों से हमें समझ आता है कि वह खुद से कितनी नफरत करती है। कुछ भी करके उसे अपने आप को बदलना था। लेकिन डॉक्टर पर्ल को उसका ये अप्रोच पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कोई आम डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन नहीं है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। वो खुद को दी वर्शिपर ऑफ ब्यूटी मानती है और वो वर्जीनिया से भी कहती है कि उसे खुद से प्यार करना होगा, यकीन करना होगा कि वो अभी भी खूबसूरत है। बस एजिंग के कारण उसके फेस पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड हो चुका है, दैट्स ऑल। उसकी इनर ब्यूटी अभी भी इंटैक्ट है। जब तक वो खुद ये यकीन नहीं करेगी, कोई और उसे खूबसूरत बना नहीं पाएगा, वो भी नहीं। वर्जीनिया को उनकी ये बातें बहुत अच्छी लगती है और उनके एफिशिएंसी को लेकर तो उसका कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो है उनके फीस को लेकर। उनके चार्जेस बहुत हाई थे, वर्जीनिया के एक्सपेक्टेशन के बाहर। तो वो घर आती है और अपने मैनेजर ग्रेडी से बात करती है, जो उसे कोई नया लोन लेने से डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ब्रोक है। वर्जीनिया के पति ने अपने मौत से पहले बहुत सारे लोन्स उठाए थे जो अभी भी उन्हें चुकाना पड़ रहा है। सो ही इज अफ्रेड अभी एक्स्ट्रा कोई लोन लेने से उन्हें कहीं अपना घर ना छोड़ना पड़े। उनके बातों से वर्जीनिया बहुत कश्मकश में पड़ जाती है। रात भर जग के सोचती रहती है उसे ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है बर्नी के घर की तरफ, जहां केसी और वो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिता रहे थे। वर्जीनिया को देखते ही केसी उसके मुंह पर खिड़की बंद कर देती है। इससे वर्जीनिया को बहुत खराब लगता है, इंसल्टेड फील होता है और साथ में दुख भी होता है। क्या वो ये सब डिजर्व नहीं करती? आज अगर वो भी केसी की तरह यंग एंड ब्यूटीफुल दिखती तो बार्नी जरूर उसके पास ही रहता। फाइनली वो लोन लेने का डिसाइड कर लेती है, वो भी फी को कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही।
और फिर शुरू होता है उसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर पर्ल उसके फीस के साथ साथ उसके हाथ पर भी ट्रीटमेंट करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने क्रिएशन को इनकम्प्लीट देखना पसंद नहीं करती। वर्जीनिया पहले तो हेजिटेट करती है क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे, मगर जब डॉक्टर कहती है कि ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है, वर्जीनिया खुशी खुशी राजी हो जाती है। उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑपरेशन के वक्त उसे मन ही मन काफी डर लग रहा था। वो लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ प्रोसीड्यूर करवाने जा रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था इसमें क्या होता है क्या नहीं। तो ओटी टेबल पर जब उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बेहोश होने से पहले वो कुछ अजीबोगरीब चीजें नोटिस करती है। उसे सुनाई देती है डॉक्टर पर्ल और उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स एक वियर्ड लैंग्वेज में आपस में बातें कर रहे हैं, एज इफ कुछ चैंटिंग कर रहे हैं वो लोग। वो समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा है, क्या वो हेलुसिनेट कर रही है। इसके बाद और कुछ वर्जीनिया को याद नहीं रहता। जब उसका होश लौटता है तब उसका फेस और हाथ थिक बैंडेजेस से कवर्ड हो चुके थे। उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है अगले ही दिन। एक हफ्ते बाद आकर उसे इन बैंडेजेस को हटाना होगा बस। बहुत दर्द हो रहा था उसे। वे भी घर में नहीं थी, ऊपर से करंट भी ऑफ हो जाता है। अंधेरे में अपने पेन किलर्स तक ढूंढ नहीं पाती वो। और जब वे उसे देखती है तो उसे देखकर तो वो डर ही जाती है। वर्जीनिया ने उसे कुछ इन्फॉर्म जो नहीं किया था तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। ऊपर से ग्रेडी ने उसे कॉल करके उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में वार्न किया है, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। वर्जीनिया इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। बातों बातों में दोनों में बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में वर्जीनिया उसे याद दिला देती है कि फे उसकी स्टेप डॉटर है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। फे को भी गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से निकल जाती है। एक्चुअली इन दोनों में रिश्ता भले बायोलॉजिकल नहीं था, मगर उससे कुछ कम भी नहीं था। शायद इसीलिए फे को और ज्यादा बुरा लगा। लेकिन वर्जीनिया ने उसे दिल से कुछ नहीं कहा, बस उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाई। इधर फे के जाते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ कोई इनविजिबल एंटिटीज मंडरा रहे हैं, उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोई काला साया उसके कान में कुछ खुसफुसा रहा है। डर से पागलों जैसी हालत हो जाती है वर्जीनिया की। हड़बड़ी में बिस्तर से गिर जाती है वो और क्रॉल करते हुए भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अंधेरा जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फॉर्चुनेटली ठीक तभी फे वहां लौट आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वर्जीनिया को भी लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही थी। वो और उस रात के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। इसके बाद अगले कुछ दिन फे ही उनकी देखभाल करती है। मन ही मन पता नहीं क्यों उसे वर्जीनिया को देखकर बहुत ऑड लग रहा था। क्या फेस लिफ्ट में इतना दर्द होता है, इतना थिक बैंडेज करना पड़ता है, और उसका चेहरा भी तो कुछ ज्यादा ही फुला हुआ लग रहा था। वर्जीनिया उससे तो कुछ नहीं कहती, मगर वो खुद फील कर पा रही थी कि उसका बोन स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। सिर्फ स्किन नहीं, दर्द बहुत अंदर तक हो रहा था। डॉक्टर पर्ल से पूछने पर वो बताती है ये सेंसेशन नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन वो फे को लेकर परेशान थी। उसके डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स वर्जीनिया के रिकवरी में असर डाल सकता है। स्ट्रेस लेने से प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो वो वर्जीनिया को एक ऑफर देती है। उनका एक रिट्रीट हाउस है पैसिफिक ओशन के पास, जहां इस वीकेंड वो अपने सारे पेशेंट्स एंड कलीग्स के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज करने वाली है। वहां सभी डॉक्टर और नर्सेस मौजूद होंगे, तो अगर वर्जीनिया चाहे तो बाकी के कुछ दिन वो वहीं पर बिता सकती है। सपोर्टिव लोगों के बीच रहने से उसे बेहतर फील होगा। ये सर्विस भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वर्जीनिया खुशी खुशी राजी हो जाती है। फी के रोकने से भी नहीं रुकती वो। फे उसे ये तक बताती है कि उसे ये डॉक्टर पर्ल सही नहीं लग रही। उसने रिसर्च किया है, उनका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत सस्पिशियस है। इवन उनके अगेंस्ट मैल प्रैक्टिस के कुछ केसेस भी चल रहे हैं। उसका शक और गहरा हो जाता है जब वो डॉक्टर इस रिट्रीट हाउस का एड्रेस भी सीक्रेट रखती है। भला ऐसा क्या चल रहा है वहां पर जो इतनी सीक्रेसी? मगर सब कुछ सुनने के बाद भी वर्जीनिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसी दिन डॉक्टर पर्ल के गाड़ी से वो उस रिट्रीट हाउस में जा पहुंचती है, जो काफी आइसोलेटेड प्लेस में था।
बहुत सारे खूबसूरत लोग थे वहां पर। साथ में डॉक्टर पर्ल तो थी ही, जो वर्जीनिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही थी उसे। और तो और वो ये तक कहती है कि वो आज रात ही उसके बैंडेजेस रिमूव कर देगी, वो भी सबके सामने, क्योंकि वो श्योर है वर्जीनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी और इससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट भी मिल जाएगा। उधर फी अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो रही थी, इतना कि वो उनके गाड़ी के ट्रंक में छुपकर इस रिट्रीट हाउस तक पहुंच जाती है। उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, तो वो वर्जीनिया को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। और शाम के वक्त जब सबके सामने उसे पेश किया जाता है तो वर्जीनिया उसे प्रोटेक्ट करने की जगह फिर से उसे इनकार करती है। डॉक्टर पर्ल से कहती है कि वो उसकी स्टेप डॉटर है, उसने उसे नहीं बुलाया। अपने आप में वो इतनी खो चुकी थी कि उसे फे की बात सुनने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। डॉक्टर पर्ल अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहकर फे को कहीं भेज देती है और फिर शुरू होता है असली प्रोग्राम। कुछ लोगों की मदद से डॉक्टर पर्ल धीरे धीरे वर्जीनिया के चेहरे से बैंडेजेस हटाने लगती है और जो रिजल्ट निकलता है उससे वो काफी खुश हो जाती है। सभी एक्साइटमेंट में क्लैप भी करने लगते हैं, लेकिन जैसे वर्जीनिया मिरर देखती है उसका तो होश ही उड़ जाता है। ये क्या देख रही है वो? उसका चेहरा तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, भयानक दिख रही है वो, बिल्कुल किसी पिग की तरह, और उसके हाथ की जगह हुप्स बन चुके हैं। डर से वर्जीनिया चिल्लाने लगती है, मगर कोई उसके बातों पर गौर ही नहीं करता। सभी का ध्यान था डॉक्टर पर्ल की तरफ। वो एक अजीब खेल अनाउंस करती है। पता चलता है वो और बाकी सभी लोग असल में एक सैटेनिक कल्ट के मेंबर्स हैं, जो एक डीमन इटेन की पूजा करते हैं। उनका मानना है इटेन को खुश करने से उन्हें इन्फिनिट ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। बदले में उन्हें साल में एक बार एक इंसान को बलि चढ़ाना होगा, बस, वो भी पिग के रूप में। वर्जीनिया को देखकर ही डॉक्टर पर्ल समझ गए थे यही वो शख्स है जिनकी उन्हें तलाश थी। ये खुद को ऑलरेडी अगली मानती है, अपने आप से प्यार नहीं करती, तो ऐसा शख्स इटेन का गिफ्ट यानी कि ब्यूटी पाने लायक कैसे हो सकता है? पर्ल वर्जीनिया को पूरा खेल डिटेल में समझा देती है। अब यहाँ पर एक हंट शुरू होने वाला है जिसमें शिकार होगी वो और शिकारी होंगे ये लोग। यहाँ से ठीक 2 माइल दूर ओशन है। अगर वो उनसे पहले वहां तक पहुंच गई तो वो बच जाएगी, और अगर नहीं पहुंच पाई तो ये लोग उसे मार डालेंगे। वर्जीनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी वो। क्या कोई मजाक चल रहा है? लेकिन जब अपने आंखों के सामने वो सभी को एक एक करके हाथ में भाला उठाते हुए देखती है, उसे रियलिटी हिट करती है। डर और टेंशन में उसे चक्कर आने लगे थे, उसका शरीर बेबस हो चुका था। फिर भी वो भागती है। जंगल के अंदर अंधेरे में से गिरते पड़ते किसी तरह खुद को एक ड्रेनेज होल तक ले जाती है, जिसके दूसरे तरफ ही उसे ओशन दिख रहा था। उधर हंटर्स भी अपने अपने वेपन्स के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, रियल हंटिंग की तरह आवाज भी करने लगे थे। उनमें से एक के वार से वर्जीनिया का एक पैर जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है, फिर भी वो नहीं रुकती। लेकिन ड्रेनेज से निकलते ही उसे सामने दिखता है बर्नी। हाँ, वही आदमी जिसे पाने के लिए उसने इतना कुछ किया। उसे देखकर वर्जीनिया बहुत खुश हो जाती है। बर्नी जरूर उसे बचा लेगा इस उम्मीद में। उसके दिमाग में ये सवाल एक बार भी नहीं आता कि बर्नी यहाँ कैसे आ सकता है। अगर वो इनमें से एक नहीं हुआ तो? अगले ही पल में हमें इसका जवाब मिल जाता है जब वो अपना भाला निकालता है वर्जीनिया पर वार करने के लिए। उसके साथ केसी भी थी। ये उसी का तो प्लान था, वर्जीनिया को जाल में फंसाने का। कुछ ही देर में वहां बाकी सब भी आ जाते हैं और शुरू होता है द मोस्ट ब्रूटल गेम। सभी वर्जीनिया पर अपने अपने भाले से पोक करने लगते हैं बार बार, क्योंकि जितना खून गिरेगा उतना ही इटेन खुश होगा और उन्हें हेल्थ एंड वेल्थ से ब्लेस करेगा। बेचारी वर्जीनिया ज्यादा देर ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाती। कुछ ही देर में एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मौत हो जाती है और सब कुछ खत्म होने के बाद फे को लाया जाता है वहां पर।
अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है वो। लेकिन तभी डॉक्टर पर्ल उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे उसका सारा दुख चुटकी में गायब हो जाता है। ऐसे चौंक उठती है वो जैसे उसका खोया हुआ मेमोरी वापस आ गया हो। उसे पता चलता है वो भी उन्हीं में से एक है, इसी कल्ट की मेंबर। उसकी नानी, उसकी माँ भी इसी कल्ट की मेंबर थी, जिसका सबूत है वो बटरफ्लाई पेंडेंट जो उसके माँ ने उसे दिया था। इस कल्ट की लीनियज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही तो पास ऑन होता है, यही नियम है। तो उस हिसाब से ये सैक्रिफाइस उसके लिए भी मायने रखता है। जैसे ही फे को ये एहसास होता है, उसके आंसू रुक जाते हैं और उसके अंदर एक नई फे जाग उठती है जिसे वो सालों पहले भुला चुकी थी। फाइनली अपने रियल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेती है वो और अपने नए परिवार को भी। एट द फाइनल सीन हम फिर से एक बार फे से मिलते हैं, एक नए अवतार में। दिखने में बिल्कुल ही बदल चुकी थी वो, पहले से ज्यादा प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव दिख रही थी। इटेन के कृपा से उसे अपने लॉ स्कूल में एडमिशन भी मिल चुका था। रास्ते पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है एक दिन, जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। पहले तो फे उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब उसे उसके हाथ पर बटरफ्लाई टैटू दिखता है, वो समझ जाती है ये बंदा उसके ही कल्ट का मेंबर है। इसका मतलब दुनिया के हर हिस्से में इस कल्ट का कोई ना कोई मेंबर जरूर मौजूद है। आग की तरह फैल रहा है ये कल्ट, सभी को खूबसूरत बनना है और रिच भी, भले ही उसके लिए अपनी सोल को शैतान के नाम क्यों ना करना पड़े। लोगों को कोई परवाह नहीं, ना उन्हें एहसास है कि हर साल सैक्रिफाइस के नाम पे इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ाकर वो लोग असल में नरक में अपनी जगह अश्योर्ड कर रहे हैं, जहां मौत के बाद उन्हें हेल फायर में जलना पड़ेगा समय के अंत तक। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी मुझे अच्छी लगी, मतलब आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी, लेकिन एंडिंग आई फेल्ट कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में किया गया है। शायद और थोड़ा डेप्थ दिया जा सकता था। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।